सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृष्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा आप सभी को पता है कि एसएससी सीपीओ के मेंस का रिजल्ट आ चुका है, हमारी आंसर की भी रिलीज हो चुकी है। तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि इतने ज़्यादा लंबे गैप के बाद हमारा एसएससी सीपीओ का मेडिकल बहुत जल्दी कंडक्ट कराया जा सकता है। देखो, उसकी डेट तो एस्टिमेट ही की जा सकती है, ऐसा गेसवर्क ही हम कर सकते हैं, कोई कंफर्म डेट नहीं लाई जा सकती है। बट हम फिर भी ये अनुमान लगा लेते हैं कि अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर हमारा मेडिकल हो जाना चाहिए। तो मेडिकल के पहले हमें सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हमारे मेडिकल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या क्या हमारे मेडिकल की प्रोसेस होती है। मैं इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, क्योंकि मैंने एसएससी सीपीओ 2023 का मेडिकल दिया था, तो मुझे लगभग सारी चीज़ों का अंदाज़ा है। तो वही एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इस वीडियो में मैं बता दूं पहले कि हम लोग किस किस चीज़ के बारे में बातें करने वाले हैं। मेडिकल में बनने वाले लगभग हर पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आई टेस्ट के बारे में, हियरिंग टेस्ट के बारे में, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, बीपी और बीपी के साथ पल्सेस, चेस्ट एक्सरे जो हमारा होता है, ईसीजी वगैरह। अगर आपके पल्स और इन सब में प्रॉब्लम आती है तो ईसीजी, हम इन सब के बारे में अच्छे से बात करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन जितने भी होते हैं सारे, लाइक कैरी एंगल से लेके नॉक नी से लेके फ्लैट फुट, सारी चीज़ें हम इसमें बात करेंगे। डेंटल पॉइंट्स की बात करेंगे। डेंटल चेक का ये जो पॉइंट्स है, इसमें बहुत सारे मेरे कमेंट्स में बच्चों के कमेंट आते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसमें। फ्लैट फुट, नॉक नी, वेरिकोज, सर्जिकल स्कार्स, टैटू और भी जो सारी चीज़ें रह गई, इस वीडियो में बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं। पूरा एक डिटेल्ड वीडियो होने वाला है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग्स में कुछ पॉइंट्स होते हैं जो टेस्ट होते हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो उनमें रहता है सबसे पहले ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट, उसके साथ बीपी और पल्स रेट और चेस्ट एक्सरे। ये तीनों प्रोसीजर ऐसे थे, स्पेशली ब्लड, यूरिन टेस्ट और चेस्ट एक्सरे, ये हमारे फर्स्ट डे पे ही हो गए थे, क्योंकि शाम के टाइम पे हमारा डीबी होने के बाद काफ़ी टाइम बच गया था। तो ये दोनों प्रोसेस हमारी फर्स्ट डे पे हो गए थे, है ना, ब्लड यूरिन और चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में ये दोनों चीज़ें नहीं होती हैं। ये वाला प्रोसीजर हमारे चेस्ट एक्सरे में अपनाया गया था। ये इसमें जो भी चीज़ें फाइंड होती है उसका मुझे आइडिया नहीं है, आप लोग थोड़ा सर्च करके देख सकते हो। ब्लड यूरिन में आपको पता ही है, ब्लड में हीमोग्लोबिन हमारा चेक होता है ना। और फिर हमारा फर्स्ट डे ओवर हो जाता है। उसके बाद हमारा सेकेंड डे पे सबसे पहले बीपी और पल्स हमारा रेट चेक होता है। भाई बीपी और पल्स में मैं बताना चाहूँगा, भाई देखो बीपी और पल्स में, क्योंकि बच्चे जो फर्स्ट टाइम मेडिकल देने जाते हैं, या जिसको मेडिकल से या जिसको जॉब लेने की हाई एक्सपेक्टेशन रहती है, तो क्योंकि हमारे ऊपर थोड़ा प्रेशर बिल्ट हो जाता है, तो भाई इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि बीपी और पल्स के टाइम में आप लोगों को बिल्कुल घबराना है नहीं। देखो, बीपी और पल्स में इतना कोई मेजर पॉइंट नहीं बनता है, बट आप लोग घबराओगे, बेफालतू में डॉक्टर को आपके ऊपर नज़र में आओगे और आपको बेफालतू में री मेडिकल मिलेगा, तो आप लोग को ही परेशान होना है। तो इससे अच्छा ये है कि जब आप बीपी और पल्स रेट पे चेक कराने जाओ तो आप लोग पूरी तरह से रिलैक्स रहो। और ब्लड यूरिन के टेस्ट के बारे में भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अभी अपने जिस भी शहर में रहते हो, वहाँ आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जाके आप बीपी और यूरिन का नॉर्मली टेस्ट करा सकते हो। अगर कोई दिक्कत है तो आपको पहले पता चल जाएगी कि आखिर आपको कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो ये सारे प्रोसीजर आप पहले कर सकते हो। इस पर मैंने एक चीज़ और रखी है, स्वेटी पॉम्स। भाई स्वेटी पॉम्स एक मेजर पॉइंट बनता है। उसके लिए अगर आपके हाथ में स्वेटी पॉम्स हैं आपके हैंड, तो भाई आपको मेजर एकदम बाहर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि मेजर पॉइंट बनता है, आपको डिस्क्वालिफिकेशन ही मिल जाएगा। इसमें आपको री मेडिकल मिलने के भी चांस नहीं रहते हैं। ये कुछ दवाइयाँ हैं भाई, आप लोग इसको अच्छे से देख लो। अगर किसके भी हाथ स्वेटी पॉम्स में है तो आप ये सारे चीज़ें ये आप लोग यूज़ कर सकते हो। स्पेशली ये जो ट्यूब वगैरह हैं, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी ये सारी चीज़ें करने में। तो ये सारी तो माइनर चीज़ें होंगी ये स्वेटी पम्प्स को हटा के। अब एसएससी सीपीओ के मेडिकल में जो सबसे ज़्यादा रिजेक्शन पॉइंट का रीज़न बनता है वो आई टेस्ट। बहुत सारे बच्चों का आई टेस्ट में ही वो क्वालिफाई नहीं कर पाते और वहीं से उनको परमानेंट रिजेक्शन दे दिया जाता है। मोस्टली को तो री मेडिकल भी नहीं मिलता है। तो भाई आई टेस्ट के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में हम बात करेंगे। आई टेस्ट के बारे में हर चीज़ आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमें डॉक्टर बुलाता है, वो हमारा नियर विज़न चेक करता है। क्या चेक करता है? नियर विज़न। नियर विज़न हमारा कैसे चेक होता है? वो भाई हमें बुक्स पढ़ने के लिए देता है, कोई ऐसा पैराग्राफ हमें पढ़ने के लिए दे दिया जाता है, हमें वो उसी के सामने बैठ के पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है। फिर दूसरी चीज़ होती है भाई वो हमें प्रॉपर हमारी आँख का एग्जामिनेशन करता है, टॉर्च वगैरह लगा के, कि हमने कहीं लैसिक वगैरह या कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं करा रखी है, या हमने लेंस वगैरह तो नहीं पहन रखा है। ये सारी चीज़ें वो फिर ये टॉर्च लगा के चेक करता है। तो ये दोनों चीज़ें हो गई नियर विज़न के लिए। जब हमें वो चेक करने के लिए बुलाता है तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर उसके बाद हमें जब ये नियर विज़न ही चेक करने के लिए बुलाता है तो फिर हमें वो ये सारी चीज़ें, कलर ब्लाइंडनेस चेक करने के लिए ये सारी चीज़ें हमें पढ़ाता है। आप देख रहे हो ये सारे नंबर्स ऐसे लिखे रहते हैं,
है ना, जो अच्छे तरीके से नहीं दिखाई देते हैं, हमें उसको पहचानना रहता है उसमें कौन नंबर लिखा है। तो इसमें कुछ ईजी पार्ट भी रहता है, कुछ डिफ़िकल्ट पार्ट भी रहता है। तो भाई जिसको अगर कलर ब्लाइंडनेस है, तो भाई कलर ब्लाइंडनेस तो ऐसा एक परमानेंट रिजेक्शन है, तो इसकी तो भाई कोई क्योर भी नहीं है, तो इसमें परमानेंट रिजेक्शन ही मिल जाता है। तो पर इसमें भी डिफ़िकल्टी लेवल अलग रहता है। देखो ये नंबर्स का हो गया। यहाँ अगर आप लोग देख पा रहे हो, स्क्रीन पे दिख रही होगी, तो ये एक चीज़ है। इसमें आपको क्या करेगा, आपको एक पेन वगैरह दे देगा ये फिंगर से। इसमें क्या होता है भाई ना, कि आपको ना जैसे यहाँ से मान लो एक एंडिंग है और यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है, तो आपको एक पॉइंट से ऐसा पेन पूरा लेते हुए ऐसे ऐसे चलना है, जहाँ जहाँ ग्रीन है ऐसे ऐसे ऐसे, और एग्जिट करना है। ये सारी चीज़ें वो कराता है। ये बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है हार्ड प्रोसेस रहता है। अगर जिसको हल्का भी कलर ब्लाइंडनेस वगैरह है या जिसकी आंखें थोड़ा वो है, तो ये क्रॉस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर आप लोगों को है तो थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह करके आप जा सकते हो। ये सारी चीज़ें रहती भाई नियर विज़न के लिए। फिर उसके बाद हमें जब बुलाया जाता है डिस्टेंट विजन के लिए। डिस्टेंट विजन का आप लोगों को पता है, जो आप एक आँख का आपको 6/6 चाहिए और एक आँख का आपको 6/9 चाहिए। तो जो आपका मतलब सही आँख है उसका 6/6 और जो जिसका थोड़ा ख़राब है उसका 6.9 भी चल जाता है। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं 6.6, 6/6 और 6.6/9 विजन का। 6/6 और 6/9 ही ज़्यादा मोस्टली बच्चों को समझ नहीं आता कि 6/6 और 6/9 होता क्या है। तो मैं उसके बारे में बता दूँ। देखो जैसे ये 6 लिखा है ना, तो इसके जो नीचे जब आप इसको पढ़ोगे तो वो कहलाएगा 6/6 का विज़न, और ये जो 9 लिखा है जब आप ये वाली लाइन पढ़ोगे तो वो कहलाएगा आपको 6/9 का विज़न। समझ रहे हो, ये दोनों चीज़ें होती हैं। पढ़ाया कैसे जाता है, पहले आपको दोनों आइज से पढ़ाया जाएगा, दोनों ओपन आइज से, फिर आपकी लेफ्ट आइज बंद की जाएगी, राइट आइज से पढ़ाया जाएगा, फिर आपकी राइट आइज बंद की जाएगी, लेफ्ट आइज से पढ़ाया जाएगा। ये चीज़ें होती हैं। और आपको इसमें आई थिंक 6 मीटर दूर खड़ा करके पढ़ाया जाता है। उस कमरे के बारे में बता दूं भाई कि उस कमरे में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ब्राइट रोशनी नहीं होती, हल्का डार्क ही उसको रखा जाता है। ऐसा नहीं कि एकदम से डार्क, पर जैसा हमारे घरों में रहता है कि एकदम लाइटें चल रही हैं, जमजमा रहा है घर, उस टाइप से नहीं रहती हैं। समझ रहे हो। और भाई उसको अब चार्ट के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि चार्ट पे ही मोस्टली बच्चों का गेम फंसता है। तो चार्ट का क्या रहता है भाई, वो ऐसा पढ़ाएगा आपको, ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो, हाँ ये बताओ, फिर ये वाला बताओ, फिर ये वाला बताओ, फिर ये वाला बताओ, फिर ये बताओ। तो ऐसे वो आपको चारों तरफ घुमाता रहेगा, है ना। तो फिक्स पैटर्न में पूछता नहीं है कि आपको रटने का इसमें कोई आपको वो बनेगा। रटने का आप क्या कर सकते हो, जो बच्चों का जैसे 6/6 अगर आपका ख़राब है तो आप 6/6 में थोड़ा बहुत रट सकते हो, कि जैसे आपको थोड़ा बहुत दिख रहा हो, थोड़ी चीज़ें अगर आप कोई रट सकते हो कोई, तो वो 6/6 ही है। उसके अलावा आप सारी चीज़ें नहीं रट सकते हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चीज़ें घुमा के पूछता है। अगर आप बहुत ज़्यादा रुकोगे, फंसोगे, तो आपको उतना ज़्यादा ही पढ़ाएगा। अगर आप डायरेक्टली चीज़ें पढ़ते जाओगे तो वो जल्दी जल्दी आपको सारी चीज़ें पढ़ाता जाएगा। आई होप आपको आई टेस्ट से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है भाई अगर आई टेस्ट में, तो प्लीज़ आप कमेंट में करो, क्योंकि आई टेस्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा आपके मेडिकल पास करने में और मेडिकल ना पास करने में। अब हम लोग 3 टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। वो है ईयर टेस्ट, टीथ टेस्ट और नोज टेस्ट। इनके बारे में, तीनों के बारे में हम अलग अलग से बढ़िया से डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं ईयर टेस्ट से। भाई ईयर टेस्ट से रिलेटेड मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो बता दूं कि जब भी आपका मेडिकल डेट होगा उससे 1 से 2 से 3 दिन पहले आपको डॉक्टर के पास जाके अच्छे तरीके से ईयर वैक्स प्रॉपर क्लीन करा के जाना है। अगर आप ईयर वैक्स क्लीन करा के नहीं जाओगे तो डॉक्टर से आपको वहाँ बहुत ज़्यादा डांट मिलने वाली है, हो सकता है वो आपको बाहर भी कर दे। तो भाई प्रॉपर सेफ्टी रखनी है, आपको ईयर टेस्ट ईयर पूरा वैक्स क्लीन करा के जाना है। तो ये हो गई नॉर्मल सी बात जो आपको करा के जाना ही है। फिर सेकंड चीज़, आप ये मशीन देख पा रहे होगे, ये मशीन डाल के आपके कान पे वो प्रॉपर चेक करता है जो कान के हमारे ईयर ड्रम पर्दे वगैरह जो भी उन्हें कहते हैं वो पूरे सही सलामत है कि नहीं, वो आप देख सकते हो। ये पूरी इस मशीन के बारे में इसमें डिटेल लिखी है कि क्या क्या कैसे होता है। ओके, अब हम चलते हैं टीथ टेस्ट के बारे में। टीथ में भाई बच्चों के बहुत ज़्यादा डाउट रहते हैं, क्योंकि इसमें 14 डेंटल पॉइंट्स हमें चाहिए होते हैं। बहुत सारे बच्चों के ऐसे दांत में कीड़े वगैरह लगे रहते हैं, कुछ के कैप वगैरह लगी रहती है, कुछ के फिलिंग रहती है। ये सारी चीज़ें हम इसमें प्रॉपर डिस्कस करेंगे। देखो भाई, इसमें मैं अपने टीथ तो नहीं दिखा सकता, पर लगभग इसमें जो ये वाला टीथ है इसमें 1-2 टीथ मेरे ऐसे हैं और 1-2 का मैं इसका कलर चेंज कर लूँ। ओके, तो भाई इसमें ना यहाँ पे 1-2 में मेरे हल्का फुल्का फीलिंग भी है। तो मैं पिछला मेडिकल ऐसे ही करा के आया हूँ भाई कि इस तरह से हल्का हल्का मेरे दांतों में और मेरे 2 दांतों में फीलिंग भी है। तो भाई वहाँ मुझे तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी, तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बात आप प्रॉपर मान लो। ऐसे प्रॉपर डॉक्टर वहाँ सारी चीज़ें आपके चेक करता है।
टीथ में भी भाई ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं, ईयर और टीथ और ईयर, कि भाई मेडिकल जाने से पहले इसको आपको यहाँ लोकल डॉक्टर को दिखा के जाना ही, सारी चीज़ें क्लीन करा के अच्छे से जाना है। दांतों में ज़्यादा पीलापन है तो, और भाई अगर आप लोग ये राजश्री और ये तम्बाकू और ये जो फालतू चीज़ों का भी अगर आप लोग खाते हो, कुछ लोग होते हैं भाई खाते हैं, तो ये सारी चीज़ों का अच्छे से भाई दांत साफ करा के जाना है और उस दिन प्रॉपर ब्रश वगैरह सारी चीज़ें करके जानी है। तो भाई इन दोनों चीज़ों को अच्छी हेल्दी कंडीशन में आपको रख के जाना है। फिर हो गया थर्ड चीज़ हो गई भाई नोज़ में भाई क्या रहता है कि मोस्टली लोगों का तो नोज़ ऐसा सीधा रहता है, बट कुछ लोगों की ये जो बोन रहती है हल्का टेढ़ी रहती है, तो भाई मेरे ख्याल से ये परमानेंट रिजेक्शन माना जाता है। इसका आप लोग थोड़ा सा डॉक्टर से जाके आप यहाँ कंसल्ट कर सकते हो कि आपके नोज़ पे ऐसी कोई दिक्कत है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें होंगे भाई ईयर, टीथ और नोज़ से रिलेटेड। इस पर फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है, मैंने वैसे ट्राई किया सारी चीज़ें कवर करने का, फिर भी कोई डाउट है भाई आप लोग कमेंट करो, मैं तुरंत ही आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। SSC CPO मेडिकल पास करने के लिए ये तीनों पॉइंट्स जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा, 3 से 4 पॉइंट यहाँ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, और इस पे अगर कहीं भी आपके कुछ फंसता है तो भाई ये परमानेंट रिजेक्शन का रीज़न बनता है। तो इसीलिए इसको बहुत डिटेल में जानना आप सभी के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे फ्लैट फुट से। फ्लैट फुट आप सभी को पता है भाई 2-3 तरह का, हम मतलब लोगों की कैटेगरी 2-3 तरह से पाई जाती है। ये है भाई एक नॉर्मल फुट, ये भाई ये भी अब नॉर्मल है और ये भी अब नॉर्मल है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं, देखो क्या है कि फ्लैट फुट में देखो जैसे यहाँ आप देख पा रहे होगे, यहाँ भाई जब आप पैर ऐसे प्रॉपर ऐसे बेस में सीधा रखते हो तो क्या बनना चाहिए, यहाँ थोड़ा सा उठा हुआ गैप बनना चाहिए। इस पॉइंट में क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा गैप बन जाता है और इसमें भाई प्रॉपर फ्लैट रहता है, तो इसको कहते हैं फ्लैट फुट। आप लोग अपना कैसे चेक कर सकते हो, एक तो आप ऐसा अपना पैर रख के देख सकते हो कि क्या बन रहा है नहीं बन रहा है। अगर आपको ऐसा डाउट है तो आप प्रॉपर पहले अपना पैर भिगा लो और फिर किसी सूखी जगह जाके आप अगर पैर ऐसा अपना रखोगे है ना, तो आप देख सकते हो कि अगर ये दोनों चीज़ें फंसती हैं तो ये प्रॉब्लम है। अगर आपका ऐसा बनता है तब आपका प्रॉपर फ्लैट फुट नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पीछे से भी अपने ऐसा चेक कर सकते हो कि आपका फ्लैट फुट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। किसी किसी के क्या होते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा ऐसे थोड़ा बाहर भी हो जाते हैं, किसी किसी के सीधे रहते हैं और किसी के अंदर की तरफ जॉइंट हो जाते हैं, तो ये भी फ्लैट फुट में काउंट होता है। वही चीज़ जो मैंने यहाँ बताई है, देखो आप इस यहाँ नहीं समझ में होगा तो यहाँ डिटेल में समझो। इसमें क्या हो रहा है, देखो बहुत थोड़ा सा गैप बन रहा है, यहाँ पे बहुत थोड़ा सा गैप बन रहा है। इसमें क्या हो रहा है भाई, हल्का सा अच्छा कर्व टाइप का बना हुआ, आपको देख पा रहे होगे ऐसा कर्व टाइप का बना हुआ है ना। तो ये नॉर्मल फ्लैट फुट होता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखो भाई इसका पैर देख रहे हो और ये देखो ये एकदम सीधा है और ये ऐसा बेढंगा सा है, तो ये दोनों चीज़ें आपके रिजेक्शन पे का पॉइंट बन सकती हैं। और ये आपका एकदम नॉर्मल फुट है। तो ये आई होप आपको फ्लैट फुट के बारे में चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सेकंड चीज़ भाई हम बात करते हैं नौकनी की। भाई नौकनी पे भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे आउट होते हैं। देखो नौकनी पे थोड़ा कुछ मिथ भी है, मैं वो भी थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करूँगा जितना मुझे नॉलेज है। आप लोग पहले देख लो। देखो क्या होता है ना, नौकनी क्या होता है, जब भाई एकदम घुटने आपके ऐसे जुड़े होते हैं, घुटने नहीं भाई, ठीक है मैं बताता हूँ। आप पहले यही समझो कि अगर आपके घुटने ऐसे जुड़े हैं, यहाँ गैप नहीं बन रहा है, तो ये नौकनी होता है, ठीक है। अगर आपका ये प्रॉपर गैप है, ऐसा दोनों ऐसे पैर पास में रखना पड़ते हैं भाई। इसमें थोड़ा पैर दूर है, इसमें भी थोड़ा पैर दूर है, इसमें भी दूर है, पैर थोड़ा पास में रखना पड़ता है। उसके बाद अगर आप इसमें अच्छा सा एक थोड़ा सा गैप बनता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छा आपका अलाइनमेंट माना जाएगा। और क्या होता है, किसी की हड्डियाँ अंदर की तरफ, किसी की हड्डियाँ आप इसमें देख पा रहे होगे, किसी की हड्डियाँ ये अंदर की तरफ कर्व होती हैं ऐसे, और किसी की हड्डियाँ ऐसे बाहर की तरफ कर्व होती हैं। तो ये दोनों ही आपको रिजेक्शन का पॉइंट बन सकती हैं और यही आपका यहाँ रिजेक्शन नहीं होगा। आप लोग अब यहाँ एकदम देख सकते हैं ह्यूमन प्रिंट टाइप का। देखो इसके पैर क्या है भाई, दोनों अंदर की तरफ धंसे हुए हैं दोनों तरफ से, है ना भाई। और इसके पैर क्या है, दोनों बाहर की तरफ भाग रहे हैं, तो यहाँ बहुत ज़्यादा कर्व गैप बन जाता है और ये होता है नॉर्मल फुट भाई। देखो क्या होता है भाई, जो मैं मिथ की बात कर रहा था, मिथ की बात मैं बताता हूँ आपको क्या। देखो आप लोग जब अपने पैर करते हो, कई बार हो सकता है आपके बहुत थोड़ा सा गैप बनेगा यहाँ, तो इस पे भी कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। अगर आपको वो वहाँ पे मैं कह रहा हूँ आपको रीमेडिकल दे भी देता है, तो उसके बाद आपका एक्सरे करा जाएगा भाई। ये जो मैंने फोटो लगाई, इसको लगाने के यही पर्पज़ है कि एक्सरे में आपकी बोन्स देखी जाती है भाई। बोन्स कई बार क्या हो जाता है, हमारे पैर थोड़ा मोटे वगैरह हो जाते हैं, थाइस हमारी मोटी हो जाती है, तो ऑलरेडी हमारे पैर टच करने लग जाते हैं। पर भाई अगर आपको रीमेडिकल मिलेगा, उसमें एक्सरे कराया जाएगा। एक्सरे में आपके हड्डियों का हाल देखा जाएगा कि अंदर से आपकी हड्डियां क्या ऐसे अंदर के अंदर भाग रही हैं या ऐसे बाहर बाहर भाग रही हैं। अगर एक्सरे में आपकी हड्डियां ऐसी नहीं हैं, अंदर की तरफ भाग रही हैं, बाहर की तरफ भाग रही हैं, तो अगर आपके पैर में बहुत थोड़ा सा भी गैप बनता है या थोड़ा नहीं भी बनता, पर एक्सरे में आपकी हड्डियां अच्छी आ रही हैं,
तो आपको कोई परमानेंट रिजेक्शन नहीं बनेगा, आप प्रॉपर मेडिकल पास कर सकते हो नॉक नीज के मामले में। तो आई होप ये दोनों चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब चलते हैं हम थर्ड चीज़ कैरी एंगल पे। ठीक है, आप कैरी एंगल पे आपको पता है कि ये एंगल पे डिपेंड करता है। इसमें भी क्या होता है कि किसी का हाथ जब हम ऐसे टच करते हैं अपने यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, तो किसी का हाथ बहुत अंदर की तरफ भागता है, किसी का हाथ एकदम सीधा निकल जाता है, किसी का हाथ बहुत ज़्यादा बाहर चला जाता है और किसी का हाथ नॉर्मल रहता है। ठीक है भाई, मतलब लगभग 15 डिग्री 13 14 15 डिग्री के आसपास जिसका बनता है उसके एकदम नॉर्मल कैरी एंगल माना जाता है, और जिसका इससे ओवर या इससे कम, बहुत ज़्यादा कम, इसका भाई नॉर्मल कैरी एंगल नहीं माना जाता और इसमें आपको रिजेक्शन मिल सकता है। ओके, अब हम चलते हैं भाई वेरिकोज की तरफ। भाई वेरिकोज में बहुत ज़्यादा बच्चों की दिक्कत रहती है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा रनिंग वगैरह करते रहते हैं, जिससे है ना यहाँ ये जो वेरिकोज नस वगैरह वेंस रहती हैं ये बहुत ऊपर आने लग जाती हैं, जिसके कारण हमें परमानेंट रिजेक्शन का वो देखना पड़ सकता है। भाई इसकी तो भाई मेरे को क्योर वगैरह का बहुत ज़्यादा आइडिया है नहीं। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है तब तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको थोड़ा वगैरह है तो आप लोग अपने पैर को रिलैक्स रख के उस टाइम पे रनिंग वगैरह ना करके थोड़ा वगैरह आप क्योर कर सकते हो। उसके ज़्यादा भाई मेरे को वेरिकोज में बहुत ज़्यादा आइडिया है नहीं, बट मेरे को ये बताना था कि अगर आप वेरिकोज है तो वेरिकोज भी एक परमानेंट रिजेक्शन होता है। इस वीडियो में आपको जितनी भी ये सारी चीज़ दिख रही हैं ये सारी की सारी एक परमानेंट रिजेक्शन का रीज़न बनती हैं। तो भाई इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से अपना एग्जामिनिंग करके जाओ, ताकि आप लोग मेडिकल में परमानेंट रिजेक्शन से बचो और आप लोग को सिलेक्शन मिले। दिस इज़ अगेन सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, इन पॉइंट्स को बताने से पहले इन्हीं से रिलेटेड मैं कुछ बातें आपको पहले क्लियर कर दूं कि जब भी आपका मेडिकल डेट आएगा, आपको मेडिकल देने जाना है, तो आपको बॉडी के हेयर जो रहते हैं प्यूबिक पार्ट्स में वो सारे क्लियर करके जाने, चाहे आर्म पेट में हो चाहे प्राइवेट पार्ट्स के हों, प्रॉपर इन वालों को क्लीन करके जाना है। पूरा समझ रहे हो ना, आप सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन करके ले जानी है, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें चेक होती हैं इनसे रिलेटेड। अगर आप क्लीन ले करके नहीं जाओगे, डॉक्टर आपको देखेगा भी नहीं और रीमेडिकल दे देगा, फिर आप इधर उधर परेशान होते रहोगे, है ना। तो इसमें सारी क्या चीज़ें चेक होती है वो मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखो, जब आप सारी चीज़ें क्लीन करके जाओगे तो जो ये सारी चीज़ें होती हैं आपके और डॉक्टर के बीच में सिर्फ होती है, वहाँ सिर्फ आप ही 2 लोग होते हो, तो आपके जो लोअर पार्ट्स के कपड़े होते हैं वो भी रिमूव कर दिए जाते हैं। बाकी टाइम तो आप सिर्फ शॉर्ट्स में घूमते रहते हो, बाकी सारे कपड़े तो वैसे भी रिमूव्ड ही रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं जब वो आपके कपड़े वगैरह हटाता है। फिर आपके वो दोनों बॉल्स से, सॉरी पेन नहीं सेलेक्ट किया मैंने, फिर वेट अ सेकेंड गाइस, ये ओके है ना। तो जब वो ना आपके कपड़े वगैरह सब उतरवा देता है, फिर आपके वो दोनों बॉल्स चेक करता है कि आपके दोनों बॉल्स हैं कि नहीं, ठीक है। इसलिए चेक करता है क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा होता है कि सिंगल बॉल ही होता है, उनका एक बॉल पेट में ही रह जाता है, तो जिस कारण से अगर आपके दोनों बॉल्स नहीं तो आपको रिजेक्शन मिल जाएगा। उसके बाद ये चीज़ें पॉइंट जो सामने का रहता है वो चेक होता है। इसको ओपन करा के, जो पता नहीं क्या पर्पज़ उनका रहता है, बट उसको वो पीछे जाता है, उसको पीछे जाके पूरा चेक करते हैं। और ये सारी चीज़ें हो गई इससे रिलेटेड, है ना, पेनिस से रिलेटेड। फिर हो गई पाइल्स को भाई यहाँ बहुत ज़्यादा मेजर पॉइंट माना जाता है। आपको पीछे घुमा दिया जाता है और आपको बेंड करा के पीछे से टॉर्च लगा के चेक करता है। आपको ज़ोर से कफ कर खांसी करने के लिए कहता है, और फिर वो टार्च लगा के वहाँ पीछे, सॉरी गलत जगह सर्कल बन गया, सॉरी, फिर वो आपको चेक करता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये थोड़ा सा रिलेटेड थोड़ा है ना। ये सारी चीज़ें यार मेजर पॉइंट्स हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो बाहर हो जाओगे आप, भले हंस के कितने भी इसको हल्के में ले लो, और वहाँ हंस वगैरह दिया तब तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जानी है यार। कुछ पॉइंट्स और रह जाते हैं, जैसे टैटू वगैरह यार, पता है ना कि बॉडी पे ऐसा फ्रंट पे कहीं टैटू वगैरह होना नहीं चाहिए। वैसे मैं बता दूं, टैटू का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं, जो मतलब पर्सनल आइडिया नहीं, जो नोटिफिकेशन में लिखा है मैं वही आपको बता सकता हूँ कि जो रिलीजियस वगैरह ये थोड़ा टैटूज़ हैं ये थोड़ा परमिटेड हैं, है ना। बट ये इनसाइड ऐसा नहीं कि आप हाथ वाथ में ऊपर कहीं एकदम बना के घूम रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। साइज़ इनका बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए और इनर पार्ट्स में आपके कहीं चल जाएगा। बट अगर आपके आर्म्स वगैरह हैं तो जो आपका सल्यूटिंग आर्म्स है उस पर नहीं होना चाहिए। तो ये हो गई बात टैटू से रिलेटेड, है ना। देखो, इस वीडियो में सारी चीज़ें मैंने ये आपको समझाने की कोशिश की है, सारी चीज़ें एक एक करके इस वीडियो में समझाई है भाई। आई होप ये वीडियो आप लोगों को ठीक ठाक लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो भाई प्लीज़ कमेंट में आप बताने वीडियो आपको कैसा लगा, और कोई और डाउट है भाई तो प्लीज़ आप कमेंट करके आप बताओ, क्योंकि कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। सारी चीज़ें एकदम, हाइट वेट का चार्ट मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। हाइट वेट को भी आप लोग कैटेगराइज रखना, आपकी कितनी हाइट है और आपका वेट क्या। आप मेरे चैनल के शॉर्ट्स पे जाओगे, आपको वहाँ को हाइट वेट का चार्ट मिल जाएगा। साथ ही में यार
प्लस माइनस 2 3 4 5 चल जाता है, बट आप लोग कोशिश रखो कि रेंज में ही रहे, क्योंकि भाई इतनी दिक्कत क्या लेना। अगर ज़्यादा है थोड़ा रनिंग वगैरह करके कम कर लो, और जिसका कम है थोड़ा खा पी के थोड़ा बढ़ा लो भाई, है ना। तो ये हो गया वेट से रिलेटेड। तो आई होप ये मेडिकल का वीडियो आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।